नमस्कार दोस्तों मैं अभिषेक कर्ण आप सभी का टॉप 5 डेली करंट अफेयर प्रोग्राम में स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सभी अपने घरों पर बेहतर होंगे और सुरक्षित होंगे। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं 5 बड़ी खबरें जो इम्पॉर्टेंट हैं एग्ज़ाम के लिए और देखते हैं कि आज की पहली खबर कौन सी है। पहली खबर जो आज की है वहीं से हम शुरुआत करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि पहली खबर कौन सी है। द इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल है और आर्टिकल कह क्या रहा है, एक्सप्लेन्ड क्वीन हियो हुआंग ओके ऑफ कोरिया एंड हर अयोध्या कनेक्शन। ये इसको हम अगर ऐड करना चाहें तो हम इसको यूपीएससी यूपीपीएससी पेपर 1 से ऐड कर सकते हैं, जहाँ पर हिस्ट्री के साथ आर्ट एंड कल्चर वाला सेगमेंट होता है। तो ये उससे रिलेटेड है, कल्चर से रिलेटेड है, जो भारत और कोरिया दोनों के कल्चर के साथ संबंधित है। तो चलिए समझते हैं कि पूरा ये मामला है क्या और ये क्वीन या रानी कौन थी जिनका बार बार जिक्र आ रहा है। इनका नाम याद रखिएगा, क्वीन हियो हुआंग हो ओके, हियो हुआंग ओके ऑफ कोरिया इनका नाम है, एंड हर अयोध्या कनेक्शन, और इनका हमको अयोध्या कनेक्शन देखना है। अब ये खबर न्यूज़ में क्यों है, तो ये समझते हैं कि ये खबर क्यों अभी आप देख रहे हो कि करंट अफेयर्स में है। तो आपको पता होगा कि अयोध्या में एक राम कथा पार्क था जिसमें कुछ पुनर्निर्माण करवाया जा रहा था, रिकंस्ट्रक्शन करवाया जा रहा था, और रिकंस्ट्रक्शन के बाद उस पार्क का नाम राम कथा पार्क से बदलकर इनके नाम पर कर दिया गया है। अगर आप देखोगे तो यहाँ पर कर दिया गया है क्वीन हियो हुआंग ओके मेमोरियल पार्क। पहले इस पार्क का नाम था राम कथा पार्क, अब इसका नाम बदलकर कर दिया गया है क्वीन हियो हुआंग ओके पार्क या मेमोरियल पार्क। और किनके नाम पर किया गया है, ये एक कोरियन रानी थी, इनके नाम पर किया गया था, जिनका भारत के अयोध्या से भी प्राचीन काल में कहा जाता है कि कुछ संबंध रहा है। तो चलिए स्टार्टिंग से समझते हैं इस पूरे मामले को। देखिए, अगर आप यहाँ पर देखेंगे, ये इंडिया का मैप है, इसको जब हम लोग बोर्ड पर लेके आए तो ये ब्लैक हो गया है। तो यहाँ पर आपको एक राज्य दिखेगा कोसल जिसको बोलते हैं। तो इसी को प्राचीन काल में जिसको हम कोसल कहते थे, बाद में इसका नाम अयोध्या पड़ गया। तो इस राज्य का विस्तार भारत में आप देखोगे तो यूपी से लेकर पूरा उड़ीसा तक लगभग था। तो एक बड़ा राज्य हुआ करता था, और जिसे हम कहते थे कोसल, वर्तमान में हम कहते हैं अयोध्या, या तब भी अयोध्या नाम से ये भी विख्यात था। अब यहाँ पर था क्या, यहाँ पर एक राजा थे, उनका नाम था राजा पद्मसेना, और उनकी पत्नी थी इंदुमती। तो उनकी एक पुत्री हुई और उस पुत्री का नाम था सूरी रत्ना। अब क्या नाम था, सूरी रत्ना। ये नाम याद रखिएगा कि उनकी पत्नी का नाम क्या था, उनकी पत्नी का नाम था, राजा साहब थे, राजा कौशल के थे, जो स्टेट मैंने दिखाया है आपको यहाँ के राजा थे। इनका नाम था राजा पद्मसेना और इनकी पत्नी का नाम था इंदुमती। इन दोनों की एक पुत्री हुई और पुत्री का नाम था सूरी रत्ना। अब ये सूरी रत्ना या पुत्री जो इनकी हुई थी, इन्हीं के बारे में ये पूरी न्यूज़ है। तो बेसिकली इनका जन्म अयोध्या में हुआ था और बाद में इन्होंने कोरिया में जाकर विवाह किया, इसीलिए ये करंट में है। अगर आप द इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल गौर करोगे तो यहाँ पर क्या कह रहा है, क्वीन हियो हुआंग ओके ऑफ कोरिया, यानी ये कोरिया की रानी थी और भारत की प्रिंसेस या राजकुमारी थी, एंड हर अयोध्या कनेक्शन, पहली चीज़ है। दूसरी चीज क्या है कि ये कोसल राज्य से संबंधित थी और कोसल राज्य का विस्तार काफी ज्यादा था। अगर आप कोसल राज्य को देखोगे तो कोसल राज्य को अगर आप देखो तो आप देखोगे ये यूपी बिहार का कुछ क्षेत्र और उड़ीसा के कुछ क्षेत्र में फैला हुआ था। तो ये एक विशाल राज्य हुआ करता था। तो अभी जो मेमोरियल पार्क, जिसका नाम राम कथा पार्क से बदलकर इनके नाम पर कर दिया गया है, यानी रानी सूरी रत्ना या प्रिंसेस जो भारत की प्रिंसेस थी उनके नाम पर कर दिया गया है, इस पार्क में 2 पवेलियन बनाए गए हैं, एक राजा पद्मसेना के लिए और दूसरी उनकी पत्नी इंदुमती के लिए, और तीसरा एक तालाब बनाया गया है, पॉन्ड बनाया गया है, किसके लिए, ये जो सूरी रत्ना यानी राजकुमारी थी, इनकी भारत से या अयोध्या से कोरिया तक की यात्रा को इंगित करने के लिए या सूचित करने के लिए एक पार्क बनाया गया है इसी मेमोरियल में, या एक तालाब बनाया गया है इसी मेमोरियल पार्क में। तो इतनी बात अगर आपको समझ में आ गई है तो इसको हम और विस्तार से आगे डिस्कस करते हैं। अब बात आती है कि क्या भारत में इसका कुछ लिखित साक्ष्य उपलब्ध है। तो भारत में या भारत के इतिहास में इस घटना का या सूरी रत्ना का कोई बहुत साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, यानी ऐतिहासिक दृष्टि से
इस नाम की या इस किंवदंती की बहुत ज़्यादा पुष्टि नहीं होती है भारत के संदर्भ में। लेकिन अगर हम कोरिया की बात करें तो कोरिया में बिल्कुल एक, वहाँ पर आप देखोगे वहाँ पर एक इतिहास है और इतिहास का नाम है समगुक यूसा। समगुक यूसा, जिसमें 3 साम्राज्यों के या 3 किंगडम के इतिहास का वर्णन है। कोरिया के 3 साम्राज्यों का या 3 किंगडम्स के इतिहास का वर्णन है, वहाँ पर इनका उल्लेख मिलता है। समयुग यूसा नामक इतिहास, या आप कह सकते हो कि कोई एक प्रकार का कंपाइलेशन है जहाँ पर इनका नाम वर्णित है और उससे पता चलता है कि ये अयोध्या से कोरिया गई थी और इन्होंने कोरिया के राजा से विवाह किया था। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये आती है कि इन्होंने जब यात्रा की, इन्होंने लगभग आज से 2000 वर्ष पहले 48 बीसी में यानी 48 ईसा पूर्व में इन्होंने भारत यानी भारत के अयोध्या से कोरिया में यात्रा की थी। और ऐसा कहा जाता है कि इन्होंने यात्रा इसलिए की थी क्योंकि इनके पिता को सपना आया और सपने में कहा गया, ईश्वर आए और ईश्वर ने इनके पिता से कहा कि आप अपनी बेटी को कोरिया भेजिए और कोरिया के राजकुमार से शादी करवाइए। तो इसी क्रम में इनके पिता ने इनको कोरिया भेजा और इन्होंने वहाँ पर जाकर कोरिया के राजकुमार से शादी किया। और साथ ही साथ जो इनकी जर्नी थी यानी भारत के आयुत या अयोध्या, जो कोरियन डॉक्यूमेंट्स हैं जहाँ पर इस कथा का वर्णन है, वहाँ पर अयोध्या को आयुत नाम से, आयुत जैसे किसी नाम से जिक्र किया गया है। तो कुछ लोग उसको पुष्टि करते हैं वो अयोध्या से ही करते हैं। तो कहा जाता है कि जब इनके पिता को एक सपना आया कि आप अपनी पुत्री का विवाह कोरिया के राजकुमार के साथ करो, तो इनके पिता ने अपने पूरे सिस्टम के साथ यानी नाव वाव के साथ इनको भेजा। और यहाँ पर कहा जाता है जो इनकी यात्रा थी वो बड़ी हिस्टोरिकल थी, ऐतिहासिक थी। जब ये कोरिया पहुँच रही थी अयोध्या से, तो कहा जाता है कि पहली चीज़ तो ये थी कि ये अपने साथ एक शिवालय या पगौड़ा लेकर गई थी। उसका कारण ये था, कुछ लोग ये कहते हैं, एक प्रथा ये है कि ये जो सूरी रत्ना नामक राजकुमारी थी, जब ये कोरिया जा रही थी वहाँ के राजकुमार से शादी करने के लिए, तो ये एक प्रकार का पगौड़ा या शिवालय या पत्थर लेकर जा रही थी ताकि समुद्र के देवता इनसे रुष्ट ना हो जाए। कुछ लोग ये कहते हैं कि ये पत्थर इसलिए लेकर जा रही थी क्योंकि नाव का बैलेंस ना बिगड़े। साथ ही साथ एक बात तो ये एक बड़ी इम्पॉर्टेंट है कि ये अपने साथ शिवालय लेकर पहुंची थी। साथ ही साथ दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि ये एक प्रकार का अपने साथ गोल्डन एग लेकर भी गई थी या सोने का एक अंडा लेकर भी गई थी। और इसीलिए जो मेमोरियल पार्क बनाया गया है वहाँ पर एक सोने के अंडे की आकृति भी बनाई गई है। तो इसका ऐतिहासिक बड़ा महत्व, हिस्टोरिकल अगर आप देखोगे तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये। तो ये एग्ज़ाम में आ सकता है क्योंकि अभी अयोध्या में इन्हीं राजकुमारी जो भारत की थी और कोरिया की रानी हुआंग ओके के नाम से एक पार्क का मतलब आप ये कह सकते हो रिकंस्ट्रक्शन किया गया था। तो राम कथा पार्क से उसका नाम बदलकर इन राजकुमारी या कोरिया की रानी के नाम पर कर दिया गया है। तो उम्मीद है आप लोग इसको समझ पाए होंगे। ये आज की पहली खबर थी। चलिए अब हम चलते हैं आज की दूसरी खबर पर और हम देखेंगे कि आज की दूसरी खबर कौन सी है। ये हमने पहली खबर कर ली है, अब हम चलेंगे आज की दूसरी खबर पर। द हिंदू का आर्टिकल है और आर्टिकल कह के आ रहा है टी एक्सपोर्ट्स डाउन बाय 14% इन फर्स्ट 7 मंथ्स ऑफ 2021। आर्टिकल कह रहा है कि 2021 के जो प्रथम 7 महीने हैं यानी जनवरी से लेकर जुलाई तक, वहाँ पर टी एक्सपोर्ट 2020 के प्रथम 7 महीने से यानी 2020 का जो प्रथम 7 महीने थे जनवरी से जुलाई, और जो 2021 के प्रथम 7 महीने हैं जनवरी से जुलाई, तो 2020 से जब आप 2021 के 7 महीनों की तुलना करेंगे तो आप पाएंगे कि भारत में 2021 में 7 महीने में जो एक्सपोर्ट या निर्यात होता है चाय का, वो 2020 की तुलना में 14% कम हो गया है। तो ये इम्पॉर्टेंट खबर है क्योंकि हमारा एक्सपोर्ट कम हो रहा है, तो एक चिंता का विषय भी है। तो समझते हैं कि ऐसा क्यों हुआ है, क्या कारण है। साथ ही साथ इस न्यूज़ में हम ये भी समझेंगे कि आखिर टी किस सब्जेक्ट से हम इसको ऐड कर सकते हैं, कैसे इंपॉर्टेंट है। तो अगर हम देखें तो इसको हम भारत में ज्योग्राफी यानी यूपीपीएससी या यूपीएससी या एनडीए सीडीएस अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो वहाँ पर इसको आप ज्योग्राफी सब्जेक्ट से रिलेट कर सकते हो। अगर आप भारत की बात करोगे तो इंडियन ज्योग्राफी, एग्रीकल्चर में टी का कॉन्सेप्ट क्लियर होता है या टी इम्पॉर्टेंट हो जाती है।
तो चलिए समझते हैं कि टी है क्या और इसका प्रोडक्शन में भारत किस प्रकार होता है और किस प्रकार भारत पूरी दुनिया में अपनी बादशाहत स्थापित किए हुए है चाय के उत्पादन में। तो चलिए समझते हैं इस पूरी घटना को और देखते हैं कि आखिर ये पूरी घटना है क्या। देखिए, अगर आप ये देख रहे होंगे तो सबसे पहले हमारे लिए ये जानना ज़रूरी है कि ये है क्या टी। तो टी एक प्रकार का आप समझ सकते हो कि एक प्रकार का ड्रिंकिंग एलिमेंट है, पेय योग्य तत्व है, जो कहा जाता है कि एक विशेष प्रकार के पौधे से उत्पन्न होती है। तो सबसे पहले चीज़ ये याद रखिएगा कि ऐसा माना जाता है और बहुत रिसर्च या आप कह लो सर्वे ये प्रूफ कर चुके हैं कि पानी के बाद दुनिया में जो दूसरा सबसे बड़ा पेय पदार्थ है वो कौन सा है, वो चाय है। यानी दुनिया में सबसे ज़्यादा लोग पानी पीते हैं और उसके पश्चात क्या पीते हैं, उसके पश्चात चाय पीते हैं। इसके अलावा सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि जो ये पौधा होता है यानी चाय का जो पौधा होता है इसको बोलते हैं कैमेलिया साइनेसिस प्लांट। यानी कैमेलिया साइनेसिस प्लांट से ही टी प्रोड्यूस होती है या टी हमें प्राप्त होती है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये याद रखिएगा कि कैमेलिया साइनेसिस तो इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, ये नहीं पूछेंगे, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि पूरी दुनिया में पानी के बाद सबसे ज़्यादा लोग चाय पीते हैं। अगर आप सोच रहे हो कि और कुछ पीते हैं तो वो बिल्कुल नहीं है, सबसे ज़्यादा चाय पी जाती है भारत में। दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट बात आती है कि आखिर ये जो चाय भारत में या पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा पी जाती है, इसका ओरिजिन क्या है। तो देखिए, कहा जाता है कि इसका ओरिजिन नॉर्थ ईस्ट इंडिया या म्यांमार या फिर साउथ वेस्ट चाइना से हुआ है। यानी इसके जो प्राथमिक साक्ष्य मिलते हैं वो भारत के उत्तर पूर्व में, म्यांमार के नॉर्थ में, साथ ही साथ अगर आप चाइना देखोगे तो चाइना के साउथ वेस्ट में इसके ओरिजिन के कुछ एविडेंस हमको देखने को मिलते हैं। हालांकि जो कुछ और साक्ष्य हैं उनसे ये पता चलता है कि चाइना में आज से 5000 वर्ष पहले भी चाय का लोग प्रयोग करते थे या चाय को एज ए ड्रिंकिंग एलिमेंट यूज़ करते थे। अब अगर हम ये समझें कि सबसे इम्पॉर्टेंट जो एग्ज़ाम के लिए है कि चाय के लिए किस प्रकार का क्लाइमेट चाहिए, तो चाय के लिए कहा जाता है कि ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट चाहिए। यानी उष्णकटिबंधीय और साथ ही साथ उपोष्ण कटिबंधीय क्लाइमेट चाहिए। यानी आप ये समझ सकते हो कि 35 डिग्री नॉर्थ और 35 डिग्री साउथ के बीच में चाय का प्रोडक्शन किया जा सकता है और बेहतर ढंग से किया जाता है। साथ ही साथ अगर हम और इसको थोड़ा विस्तार से समझें तो चाय के लिए हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट चाहिए। यानी गर्म और आर्द्र अगर क्लाइमेट होगा, यानी एटमॉस्फेयर में गर्मी हो, साथ ही साथ वहाँ पर अगर मॉइस्चर बनी रहे तो चाय का बेहतर प्रोडक्शन हो सकता है। दूसरी बात, अगर हम समझे कितने टेम्परेचर की ज़रूरत होती है, तो चाय के लिए बेसिकली ये कहा जाता है, एग्ज़ाम में पूछा भी जा चुका है यूपीएससी में, कि अगर चाय के लिए किस टेम्परेचर मतलब बेहतर होगा तो 20 डिग्री सेल्सियस से लेकर 30 डिग्री सेल्सियस तक का जो टेम्परेचर होता है वो चाय के लिए बहुत बेहतर होता है। अगर टेम्परेचर 35 डिग्री सेल्सियस से अधिक है तो वो चाय के लिए अच्छा नहीं होता है, और अगर 10 डिग्री सेल्सियस से कम है तो वो भी अच्छा नहीं होता है। सबसे बेहतर होता है टेम्परेचर कितना, वो 20 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच में। साथ ही साथ अगर हम देखें कि बारिश की क्या ज़रूरत होती है, बिल्कुल चाय के पौधे को बारिश की ज़रूरत होती है। लगभग कहा जाता है बारिश कितनी होनी चाहिए, 150 से 300 सेंटीमीटर प्रति वर्ष। यानी एनुअली अगर आपकी 150 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर बारिश हो रही है, 150 से 300 सेंटीमीटर बारिश हो रही है, तो वहाँ पर आप देखोगे कि टी का प्रोडक्शन अच्छा होता है। देखिए, नॉर्थ ईस्ट में बारिश अच्छी होती है, टी का प्रोडक्शन होता है। इसी तरह ये नीलगिरी के पास का क्षेत्र, यहाँ पर बारिश अच्छी होती है, तो यहाँ पर भी आप देखोगे कि टी का प्रोडक्शन अच्छा होता है। अगर हम सॉइल की बात करें कि आखिर टी में सॉइल की ज़रूरत कैसी होती है, तो कहा जाता है कि टी के लिए एसिडिक सॉइल या अम्लीय मृदा अगर है तो वो बेहतर होती है। फिर बोल रहा हूँ, अगर टी में एसिडिक सॉइल है, यानी अगर कोई ऐसी मिट्टी है जिसमें अम्ल पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं, एसिडिक सॉइल है, और ऐसी मिट्टी जिसमें एसिडिक सॉइल है, वो टी के प्रोडक्शन के लिए बहुत ही बेहतर मानी जाती है, या हम कह सकते हैं कि वहाँ पर टी का प्रोडक्शन बहुत अच्छा होता है। अब अगर हम बात कर दें कि भारत और चाय का क्या संबंध है, तो चाय को भारत से और भारत को चाय से अलग नहीं किया जा सकता है, बस इतना सा ही संबंध है। यानी अगर हम बात करें तो भारत पूरी दुनिया में चाय का सबसे बड़ा कंज्यूमर है, उपभोक्ता है। साथ ही साथ भारत चाइना के बाद पूरी दुनिया में चाय का सेकंड प्रोड्यूसर है, यानी सबसे बड़ा उपभोक्ता और दूसरा बड़ा उत्पादक। अगर हम एक्सपोर्ट की बात करें
तो भारत दुनिया में चौथे नंबर पर चाय का सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है। भारत एक्सपोर्ट में आप देखते हैं पीछे हो जाता है, क्यों? क्योंकि कहा जाता है कि भारत में जिस भी टी का प्रोडक्शन होता है उसका लगभग 80% भारत में ही कंज्यूम कर लिया जाता है। अब हम देखते हैं कि भारत में वो मेजर रीजन्स कौन से हैं, मुख्य क्षेत्र कौन से हैं जहां पर चाय का उत्पादन होता है। तो चलिए समझते हैं। अगर आप देखोगे भारत में तो यहाँ पर आप देखोगे हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, वेस्ट बंगाल, दार्जिलिंग वाला क्षेत्र, बिहार, असम, त्रिपुरा, उड़ीसा, कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु, यानी पूरा नीलगिरी वाली जो बेल्ट है, यहाँ पर आप देखोगे कि टी का अच्छा प्रोडक्शन होता है। तो ये क्षेत्र याद रखिएगा क्योंकि अक्सर क्षेत्र से क्वेश्चन पूछ लेते हैं। आपको ये भी पता होना चाहिए कि पूरी दुनिया में इंटरनेशनल टी डे सेलिब्रेट होता है 21 मई को, यानी 21 मई को विश्व चाय दिवस मनाया जाता है। ऐसा क्यों है? क्योंकि 2019 में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली यानी संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इस दिन को 21 मई को बोला था कि ये टी डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाना चाहिए। तो इसलिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों? क्योंकि 21 मई याद रखिएगा, क्वेश्चन आ सकता है कि टी डे कब सेलिब्रेट किया जाता है। तो वर्ल्ड टी डे 21 मई को सेलिब्रेट किया जाता है। क्यों सेलिब्रेट किया जाता है? क्योंकि 2019 में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने इसको सूचित किया था या अधिसूचित किया था। अब हमने टी के बारे में जो एग्ज़ाम से रिलेटेड बेसिक जानकारी है वो समझ ली है, लेकिन कभी कभी जो प्रेजेंट प्रॉब्लम होती है, अगर आप यूपीएससी यूपीपीएससी देखोगे तो स्टेटमेंट में प्रॉब्लम भी डाल दी जाती है कि क्यों भारत में टी का एक्सपोर्ट लगातार कम हो रहा है। देखिए, सबसे बड़ी समस्या क्या है भारत में जो टी का एक्सपोर्ट कम हो रहा है और हम देख रहे हैं कि लगातार कम हो रहा है पिछले 7 महीनों से। तो इसके कई बड़े कारण हैं। जैसे आपको पता है कि ईरान एक देश है, ईरान भारत की चाय का बहुत ही बड़ा आयातक था, इंपोर्टर था, लेकिन ईरान एक प्रकार का न्यूक्लियर प्रोग्राम चला रहा था। इस कारण अमेरिका ने यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने ईरान के ऊपर बहुत सारे सैंक्शंस लगा दिए और धीरे धीरे ईरान की अर्थव्यवस्था या इकोनॉमी कमज़ोर होने लगी और इससे ईरान जो भारत से चाय का आयात करता था वो धीरे धीरे कम हो गया। तो इसलिए भी एक बड़ा कारण ये भी है कि ईरान पर अमेरिका के जो सैंक्शंस लग चुके हैं उससे भारत के एक्सपोर्ट में कमी आ रही है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ है, इस टी का एक्सपोर्ट जिन शिप या कंटेनर से किया जाता है, यानी आप समुद्र से जिन कंटेनर से या व्हीकल से इनका एक्सपोर्ट करते हो, कहा जा रहा है कि उनकी कमी पड़ रही है या फिर उनका जो रेट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, इसलिए एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा हो नहीं पा रहा है। तो ये भी एक बड़ी समस्या है। तीसरा सबसे बड़ा कारण क्या है कि दुनिया की कई अन्य देशों की चाय जिनकी क्वालिटी भारत से कम है या भारत जितनी अच्छी नहीं है लेकिन वो बहुत सस्ती हैं, तो लोग इंडियन टी की अपेक्षा उन चायों को खरीदने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे आप समझ सकते हो केनियन टी, केनिया में जो चाय का उत्पादन होता है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय चाय से उसकी कीमत कम होती है। साथ ही साथ अगर आप देखोगे श्रीलंकन टी जो है उसकी भी कीमत भारत की चाय से कम होती है। तो ये भी एक बड़ा कारण है कि इसका एक्सपोर्ट कम हुआ है। इसके अलावा अगर आप दुनिया के दूसरे देशों को देखते हो तो वहाँ पर जो भी प्रोडक्शन या प्रोड्यूस जो करते हैं वो लोग चाय का, उसका मैक्सिमम एक्सपोर्ट कर देते हैं। लेकिन भारत में लोग चाय को इतना पसंद करते हैं कि भारत में जो टोटल प्रोडक्शन होता है उसका लगभग 80% भारत में ही कंज्यूम कर लिया जाता है। तो ये भी एक बड़ा कारण है। इसके अतिरिक्त आपको पता है कि जब से हमने जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 एबॉलिश किया है या समाप्त कर दिया अपने संविधान से, तब से पाकिस्तान ने हमारे ट्रेड पर क्या किया, बैन कर दिया। यानी पाकिस्तान ने भारत के साथ होने वाले सभी प्रकार के व्यापार को लगभग अवरुद्ध कर दिया है। इसका नकारात्मक प्रभाव क्या है कि भारत जो पाकिस्तान को भी चाय पहले भेजता था अब वो नहीं भेज पा रहा है। तो ये कुछ प्रमुख कारण थे जिसके कारण भारत का जो टी एक्सपोर्ट था वो कम हो गया है। तो उम्मीद है आप लोग इस न्यूज़ को समझ पाए होंगे। अगर आप लोग समझ पाए तो चलिए इसके बाद नेक्स्ट न्यूज़ पर चलते हैं और देखते हैं कि नेक्स्ट न्यूज़ है क्या। अब देखिए नेक्स्ट न्यूज़ क्या है कि हमारे जो शिक्षा मंत्री हैं लॉन्चेस फेज 2 ऑफ महात्मा गांधी नेशनल फेलोशिप। ये हमारे शिक्षा मंत्री जी हैं धर्मेंद्र प्रधान जी। इन्होंने क्या लॉन्च किया है, महात्मा गांधी नेशनल फेलोशिप। और यहाँ पर नीचे लिखा है, ये शायद इसमें नहीं लिखा लेकिन इस पेपर में पूरा लिखा था, किस स्कीम के अंतर्गत। भारत सरकार की एक स्कीम चल रही है, संकल्प स्कीम,
जो स्किल डेवलपमेंट से रिलेटेड है, उसके अंतर्गत हमारे जो शिक्षा मंत्री हैं उन्होंने महात्मा गांधी नेशनल फेलोशिप प्रोग्राम का फेज 2 यानी दूसरा चरण लॉन्च किया है। तो इसको हम समझते हैं ये है क्या। इसको बेसिक से कवर करेंगे। पहले हम स्कीम कवर कर लेंगे कि कहीं हो सकता लिखा भी हो, ये लिखा हुआ है। अगर आप संकल्प की बात करो, ये लिखा हुआ है MSDN यानी मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप इनॉग्रेट्स महात्मा गांधी नेशनल फेलोशिप फेज 2 अंडर संकल्प विथ 9 IIMs एज एकेडमिक पार्टनर्स। तो देखिए, पहली चीज तो ये समझिए संकल्प का फुल फॉर्म क्या है। कोई खास याद करने की जरूरत है नहीं, क्योंकि याद रहेगा नहीं। स्किल्स एक्विजिशन एंड नॉलेज अवेयरनेस फॉर लाइवलीहुड प्रोमोशन, यानी स्किल को बढ़ावा दिया जाएगा ताकि अधिक से अधिक जो लोग आजीविका नहीं प्राप्त कर रहे हैं वो स्किल को प्राप्त करके अपनी लाइवलीहुड या आजीविका को प्राप्त कर सकें। चलिए समझते हैं ये है क्या। देखिए, सबसे पहले हमको ये समझना पड़ेगा कि संकल्प स्कीम है क्या। तो संकल्प स्कीम को जब मोदी जी आए थे तो मोदी जी ने 2014 में एक नया मंत्रालय बनाया था। उस मंत्रालय का नाम था मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। तो इस मंत्रालय ने 2018 में एक स्कीम लॉन्च की, और वो स्कीम क्या थी, उसी स्कीम का नाम था संकल्प। यानी संकल्प क्या थी, 2018 में लॉन्च की गई स्कीम थी। इस स्कीम में अगर आप फाइनेंस की बात करो या वित्त की बात करो तो यहाँ पर आप देखोगे कि ये एक प्रकार की सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम थी। अब सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम क्या होती है और इसका क्या अंतर है सेंट्रल सेक्टर स्कीम से। तो अगर आप सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम की बात करो, जो संकल्प स्कीम थी, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम वो होती है जिसमें केंद्र और राज्य दोनों पैसा जोड़कर स्कीम को क्रियान्वित करते हैं, यानी उसकी फाइनेंसिंग केंद्र और राज्य दोनों के द्वारा की जाती है। सेंट्रल सेक्टर स्कीम कौन सी होती है, ऐसी स्कीम जिसका पूरा जो खर्चा होता है वो केंद्र सरकार के द्वारा वहन किया जाता है। तो ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, यानी केंद्र और राज्य मिलकर इसकी फाइनेंसिंग करेंगे। साथ ही जो संकल्प स्कीम थी, इसमें वर्ल्ड बैंक के भी द्वारा सहायता प्राप्त थी। शायद इसमें लिखा नहीं, लेकिन वर्ल्ड बैंक ने भी इसकी सहायता की थी या इस स्कीम की सहायता की थी फाइनेंस के द्वारा। अब बात आती है कि ये थी क्या। देखिए आपको ये सिंपल शब्दों में बताने का प्रयास करता हूँ सबसे आसान तरीके से कि संकल्प स्कीम क्या थी। संकल्प स्कीम का मुख्य उद्देश्य था कि स्किल अपग्रेडेशन किया जाए, यानी स्किल को इन्हेंस किया जाए, बढ़ाया जाए। इसके लिए इस स्कीम ने कैसे, मतलब इस स्कीम में सरकार ने कैसे काम करने का प्रयास किया, ये सुनिए। सरकार ने संकल्प स्कीम के तहत जो डिस्ट्रिक्ट स्किल कमिटीज होती हैं, यानी डिस्ट्रिक्ट स्किल कमिटीज जो होती हैं, क्या किया सरकार ने कि इन संकल्प स्कीम के तहत इन डिस्ट्रिक्ट स्किल कमिटीज से संपर्क किया और वहां पर क्या किया कि इसमें जो भी यहाँ पर जो भी मैनेजमेंट के लोग थे डिस्ट्रिक्ट स्किल कमिटीज में, इनके स्किल अपग्रेडेशन पर फोकस किया ताकि ये जो स्किलफुल लोगों के डिमांड और सप्लाई में अंतर हो रहा है उसको मैनेज करे। यानी सिंपल शब्दों में आप ये समझो कि जो लोग स्किल को अपग्रेड करते हैं, यानी जैसे जो स्किल के स्किलफुल फैकल्टी हैं, या आप ये कह सकते हो कि ऐसे लोग जो स्किल को बढ़ाते हैं, ये स्कीम उन लोगों के स्किल अपग्रेडेशन के लिए थी। यानी फिर से बोल रहा हूँ, डिस्ट्रिक्ट स्किल कमेटी में मैनेजमेंट में वो लोग होंगे जो क्षेत्रीय स्तर पर स्किल डेवलपमेंट से संबंधित सरकार की योजनाओं को लागू करते हैं। अब सरकार की योजनाओं को ग्रास रूट लेवल पर, जमीनी स्तर पर कैसे लागू किया जाए, इसके लिए ज़रूरी है कि जो डिस्ट्रिक्ट जो कमेटी है, स्किल कमेटी है, इसके जो मेंबर हैं उनके स्किल बढ़ाई जाए, उनको भी तरीके बताए जाएं कि कैसे आप ज़मीनी स्तर पर और बेहतर काम कर सकते हो या सरकार की योजनाओं को बेहतर ढंग से लागू कर सकते हो। यही ये स्कीम थी, ताकि अगर डिस्ट्रिक्ट स्किल कमेटी के लोग अच्छे ढंग से आप स्किल अपग्रेडेशन अपना करेंगे, तरह तरह की जानकारियां प्राप्त करेंगे, तो ज़मीनी स्तर पर जो वो आगे स्किल को बढ़ाएंगे वो भी बेहतर होगी। साथ ही साथ जो सरकार की और बहुत सारी स्कीम्स हैं, उन स्कीम्स को भी बेहतर ढंग से इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। तो सबसे बड़ी चीज़ हो गई है। दूसरी चीज़, इसी स्कीम के अंतर्गत सरकार ने क्या किया, सरकार ने महात्मा गांधी नेशनल फेलोशिप शुरू किया, और इसका जो पहला चरण था वो 2019 में शुरू किया था। यानी अगर यहाँ पर आप देखो, महात्मा गांधी फेलोशिप
इसको थोड़ा सा छोटा करके इधर लिख ही देता हूँ मैं। अगर यहां पर आप देखोगे तो सरकार ने क्या किया, 2019 में महात्मा गांधी फेलोशिप, महात्मा गांधी फेलोशिप, पूरा नाम क्या है, महात्मा गांधी नेशनल फेलोशिप यानी MGNF फेज 1 शुरू किया, यानी महात्मा गांधी नेशनल फेलोशिप फेज 1 शुरू किया एज ए पायलट प्रोजेक्ट पर। और इसका उद्देश्य क्या था इस फेलोशिप प्रोग्राम के माध्यम से, तो इसका उद्देश्य हम डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी ये सुन लीजिए 2019 में फेज 1 शुरू किया था। और अभी न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि सरकार ने महात्मा गांधी नेशनल फेलोशिप जो प्रोग्राम है इसका फेज 2 शुरू कर दिया है भारत के सभी जिलों को कवर करते हुए। अब यहाँ पर होता क्या है, ये जो फेज शुरू किए जा रहे हैं या महात्मा गांधी नेशनल फेलोशिप प्रोग्राम है क्या, देखिए होता क्या है कि यहाँ पर इस प्रोग्राम के अंतर्गत ये 2 ईयर्स का एक फेलोशिप प्रोग्राम है, यानी 2 वर्ष का एक प्रकार का फेलोशिप प्रोग्राम है। अब इसका मतलब समझने क्या है, आपको पता है कि डिस्ट्रिक्ट स्किल कमिटीज़ में जो लोग सरकार की योजनाओं को ज़मीनी स्तर पर लागू करते हैं तो उनके स्किल डेवलपमेंट का ये एक प्रकार का सिस्टम है। यहाँ पर वो लोग आएंगे और जो यहाँ पर ये महात्मा गांधी नेशनल फेलोशिप प्रोग्राम है इसके कुछ एकेडमिक पार्टनर हैं, जैसे IIM यानी IIM क्लासरूम प्रोग्राम के तहत जो डिस्ट्रिक्ट स्किल कमेटी के लोग हैं उनको प्रशिक्षित करेगी। फिर उन लोगों को भेजा जाएगा जिला स्तर पर ताकि वो ज़मीनी स्तर का ज्ञान भी जुटाएं और योजनाओं में अपना योगदान दें या स्किल इन्हेंसिंग में अपना योगदान दें। दूसरा जो फेज़ है उसको, वो पहला वाला फेज़ जो था वो पायलट प्रोजेक्ट पर यानी जांच प्रोजेक्ट के तौर पर स्थापित किया गया था कि पहले ये देख लिया जाए कि इस प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करने में क्या समस्याएं आ रही हैं, क्या ये प्रोग्राम बेहतर ढंग से इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। तो दूसरा चरण जो अभी शुरू हुआ है अक्टूबर 2021 में, जिसके कारण ये स्कीम फिर से न्यूज़ में आ गई है, तो इस सेकेंड फेज़ में लगभग पूरे भारत को कवर कर लिया गया है। ये भी 2 ईयर फेलोशिप प्रोग्राम है, 2 ईयर फेलोशिप प्रोग्राम। इसके तहत जो लोग बुलाए जाएंगे उनको, जो ये एकेडमिक पार्टनर्स हैं, बड़ी बड़ी जो IIM हैं 9, उन 9 IIM के द्वारा क्लासरूम सेशन आयोजित किए जाएंगे या क्लासरूम ट्रेनिंग दी जाएगी। वो लोग यहाँ से सीखेंगे, उसके बाद जिले स्तर पर जाएंगे और ग्रास रूट जो नॉलेज होती है, जो किसी भी आप किताबी ज्ञान अलग होता है और ज़मीनी स्तर पर जाकर अगर आप जो सीखते हो तो जिले पहले शिक्षा लेंगे IIM से, उसके बाद ज़मीनी स्तर पर जाएंगे, जो डिस्ट्रिक्ट स्किल कमिटीज़ है वहाँ के स्तर पर पहुँचेंगे, फिर काम करेंगे, तो एक अच्छी नॉलेज जनरेट होगी और उस नॉलेज का फ़ायदा अंततः भारत के लोगों को प्राप्त होगा। क्योंकि अगर ये लोग जो स्किल डेवलपमेंट में योगदान दे रहे हैं इनकी स्किल अपग्रेड होगी तो ये धीरे धीरे सरकार की जो स्किल डेवलपमेंट स्कीम्स हैं उनको बेहतर तरीके से ज़मीनी स्तर पर लागू करेंगे। इससे होगा क्या, इससे भारत के लोगों का एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, इनकम बढ़ेगा, या सिंपल शब्दों में हम कह सकते हैं कि भारत के लोगों का रोजगार तो बढ़ेगा ही, साथ ही साथ आप ये कह सकते हो कि पर कैपिटा इनकम भी धीरे धीरे भारत के लोगों की बढ़ेगी, यानी लाइवलीहुड या आजीविका जो है वो बढ़ेगी। तो यही मुख्य स्कीम थी कि उम्मीद है आप लोग इसको समझ पाए होंगे। अब एक चीज़ और समझनी है कि ये जो महात्मा गांधी नेशनल फेलोशिप प्रोग्राम है या फेज़ 2 है, इसके लिए कुछ एलिजिबिलिटीज़ स्थापित की गई हैं या निर्धारित की गई हैं कि किन लोगों को यहाँ पर बुलाकर स्किल प्रदान की जाएगी। तो पहली चीज़ ये है कि कौन लोग ये फेलोशिप प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। पहली चीज़ ये है कि जो भी फेलो हो उसकी उम्र 21 से 30 वर्ष होनी चाहिए, यानी फिर बोल रहा हूँ, जो भी फेलो हो जो आकर इस महात्मा गांधी नेशनल फेलोशिप प्रोग्राम के अंतर्गत फेलोशिप प्राप्त करना चाहता है 2 वर्ष की, उसकी उम्र कितनी होनी चाहिए, उसकी उम्र होनी चाहिए 21 से 30। साथ ही साथ वो ग्रेजुएट होना चाहिए। तो ये बात याद रखिएगा कि वही व्यक्ति इस पूरे प्रोग्राम में भाग ले सकता है जो ग्रेजुएट है, साथ ही साथ वो भारत का नागरिक या सिटीजन ऑफ इंडिया भी होना चाहिए। साथ ही साथ अगर वो ज़मीनी स्तर पर काम करने के लिए किसी चीज़ की फेलोशिप प्राप्त करना चाहता है तो वहाँ पर उसको ऑफिशियल लैंग्वेज का, या आप कह सकते हो कि ऑफिशियल या ऑफिशियली आधिकारिक भाषा का ज्ञान होना चाहिए। तो उम्मीद है आप लोग इसको समझ पाए होंगे। तो ये हमारी तीसरी न्यूज़ रही। अब हम चलेंगे आज की चौथी खबर पर और लास्ट खबर पर, क्योंकि आज 4 ही बड़ी खबर हैं।
देखिए चौथी बड़ी खबर क्या है, अगर यहाँ पर आप देखोगे तो सीतारमण पार्टिसिपेट्स इन एनुअल मीटिंग ऑफ बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ऑफ एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। देखिए हमारे जो वित्त मंत्री जी हैं इन्होंने क्या किया है कि जो वार्षिक बैठक होती है किसकी, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स, किसके बोर्ड ऑफ गवर्नर्स, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के, यानी हमारी रक्षा मंत्री हमारी वित्त मंत्री जी एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग होती है, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की मीटिंग होती है, उसमें जो वार्षिक उनकी मीटिंग होती है, हाल ही में उन्होंने वर्चुअली इसमें पार्टिसिपेट किया और इसीलिए ये जो बैंक है ये फिर से न्यूज़ में आ चुकी है। तो हमको एग्ज़ाम के लिए क्या पढ़ना है कि एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक है क्या, और इसकी जो की हाइलाइट्स हैं वो बहुत ज़रूरी नहीं है, क्योंकि हाइलाइट्स में वही सारी चीज़ें आती हैं कि कोविड-19 से जो अर्थव्यवस्थाएं जूझ रही हैं उनको फिर से उठाया जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट पर काम किया जाए, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर यानी एजुकेशन हेल्थ पर काम किया जाए। तो वो सब हम डिस्कस नहीं करेंगे, हम वो डिस्कस करेंगे जो एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक की कि आखिर ये है क्या। देखिए एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक की स्थापना 2015 दिसंबर में की गई थी और 2016 जनवरी में इसने काम करना शुरू कर दिया। इसका जो हेडक्वार्टर है वो बीजिंग में है और शुरुआत में चीन के प्रभाव में या चीन के कारण ही ये अस्तित्व में आ सकी और धीरे धीरे इसमें दुनिया के दूसरे देश भी जुड़ते चले गए। अब सबसे बड़ी बात यह आती है कि एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक है क्या। तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि काफ़ी बड़ा बैंक हो चुका है या काफ़ी बड़ा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हो चुका है। क्यों? क्योंकि इसके 102 मेंबर हो चुके हैं। अब बात आती है कि ये है क्या। तो ये एक प्रकार का, आप ये समझो कि मल्टीलैटरल एक प्रकार का बैंक है या बहुपक्षीय बैंक है। अब बहुपक्षीय बैंक का मतलब क्या हुआ कि कई देश मिलकर आते हैं, कई देशों के सहयोग से ये बैंक बना है, इसलिए इसको बोलते हैं मल्टीलैटरल डेवलपमेंट बैंक यानी बहुपक्षीय विकास बैंक। अब ये करता क्या है, अब ये दुनिया के देशों को इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए, खास तौर पर ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने के लिए जो आईटी आधारित हो यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बेस्ड ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए लोन देता है और साथ ही साथ ये देशों के बीच जो कनेक्टिविटी होती है उसको बढ़ाने का प्रयास करता है। तो सिंपल शब्दों में इसके नाम में ही इसका पता चल जाता है कि ये क्या है, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। यानी एशियन रीजन में या एशियन पैसिफिक रीजन में जो भी देश हैं वह उन देशों को ये इंफ्रास्ट्रक्चर जो आधुनिक तकनीक से डेवलप किया जाए, जो ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर हो, साथ ही साथ आईटी आधारित हो, उस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए लोन देता है। जैसे भारत में ये बेंगलोर मेट्रो के डेवलपमेंट के लिए लोन इसने भारत को दिया है, साथ ही साथ मुंबई और गुजरात में ट्रांसपोर्टेशन डेवलपमेंट के लिए भारत को इसने लोन दिया है। तो ये इसका बेसिक मतलब हो गया कि ये दुनिया के देशों को कटिंग एज टेक्नोलॉजी या स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी या अत्याधुनिक तकनीकों के आधार पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए लोन देता है। तो पहली चीज़ तो ये हो गई। अब हम बात कर लेते हैं कि भारत का एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक से संबंध क्या है, क्या भारत इसका मेंबर है। तो बिल्कुल भारत इसका फाउंडिंग मेंबर है और भारत ने इसकी स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अब अगर हम बात करें इसमें कि शेयर होल्डर कौन है, तो इस बैंक का सबसे बड़ा शेयर होल्डर है चाइना, जिसके पास लगभग 26 पॉइंट समथिंग शेयर हैं और नंबर 2 पर है भारत, जिसके पास 7.62 के करीब शेयर हैं। तो भारत एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का दूसरा सबसे बड़ा शेयर होल्डर है। ये बात भी आपको याद रखनी है। पहला सबसे बड़ा शेयर होल्डर चाइना है, क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि इसका सबसे बड़ा शेयर होल्डर कौन सा है। दूसरी बात यह भी याद रखनी है कि ये जो एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक है, इसने दुनिया के जिन भी देशों को यानी एशिया के जिन भी देशों को लोन दिया है उसमें सबसे ज़्यादा इसने जो लोन दिया है वो भारत को दिया है। कहा जाता है कि लगभग भारत को 4 पॉइंट समथिंग यानी 4.35 बिलियन डॉलर के करीब इन्होंने लोन दिया है, जो नंबर 1 पर है। तो भारत को एशियन इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर जो ये बैंक है इससे सबसे ज़्यादा लोन भारत को ही प्राप्त होता है। ये बात याद रखिएगा, क्वेश्चन अच्छा बनता है यहाँ से। अब बात आती है कि ये लोन किस क्षेत्र में देता है। तो देखिए
अगर आपका कोई एनर्जी से रिलेटेड कोई प्रोजेक्ट डेवलप हो रहा है तो ये लोन दे देगा। अगर आपका ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड कोई प्रोजेक्ट डेवलप हो रहा है तो ये लोन देगा। इसी तरह अगर वाटर से रिलेटेड कोई व्यवस्था की जा रही है ताकि लोगों तक जल की आपूर्ति सुनिश्चित हो तो वहाँ पर भी ये लोन प्रदान कर देता है। तो इस बात को याद रखिएगा। एक एग्जाम्पल देके मैं समझाता हूँ। पहले भी बता चुका हूँ कि जैसे भारत में बेंगलुरु मेट्रो के जो बेंगलुरु में मेट्रो का डेवलपमेंट हो रहा था तो वहाँ पर इसने लोन प्रदान किया है। साथ ही साथ गुजरात और मुंबई में इसने, आप देखोगे कि ट्रांसपोर्टेशन डेवलपमेंट के लिए या ट्रांसपोर्ट डेवलपमेंट के लिए भी लोन प्रदान किया है। तो ये बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पर विशेष फोकस करता है। तो उम्मीद है आप लोग इसको समझ पाए होंगे। याद रखिएगा इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है। इसका हेडक्वार्टर है आपका बीजिंग में, और एक आपको मिलेगा न्यू डेवलपमेंट बैंक, उसका हेडक्वार्टर चाइना के ही संघाई में है। तो हेडक्वार्टर में कंफ्यूजन मत करिएगा। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, बीजिंग में है। साथ ही साथ अगर आप दूसरा देखोगे कि न्यू डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है, वो भी चाइना में ही है लेकिन संघाई में है। तो ये अंतर याद रखना है आप सबको। ये हमने आज की 4 खबरें कवर कर ली हैं और उम्मीद है कि आप लोग इनको समझ पाए होंगे। तो चलिए अब यहीं पर इसको रोकते हैं। बहुत सारे मैसेज आए हुए हैं। अमन गुड मॉर्निंग भाई, तबीयत कैसी है। आशीष कुमार गुड मॉर्निंग। इनकी पीडीएफ कहाँ मिलेगी भाई? पीडीएफ है तो अभी पीडीएफ तो नहीं लेकिन अपलोड करा दूंगा। वैसे मैगजीन आती है तो आप मैगजीन परचेज कर सकते हो। ड्रिंक इससे ज़्यादा पी जाती है सर? नहीं, ड्रिंक इससे ज़्यादा नहीं पी जाती, सबसे ज़्यादा चाय पी जाती है। ड्रिंक लोग हफ्ते में 1-2 दिन पीते हैं, कुछ लोग बड़े दारूबाज होते हैं तो रोज़ पीते हैं। नोट्स अगर आप बनाओगे तो एक समस्या, वैसे बनाओ तो कोई दिक्कत नहीं है लेकिन नोट्स बनाने में आपका टाइम भी वेस्ट होगा। और दूसरी सबसे बड़ी समस्या यह है कि इसके लिए पेपर एनालिसिस करना पड़ता है पास्ट ईयर की किस टाइप का, जैसे कोई भी न्यूज़ है तो उससे किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो उससे बेहतर है कि मैं खुद नोट्स बना रहा हूँ और वो मैगजीन के फॉर्म में आपको मिल सकती है तो आप उसको परचेज कर लें, बेहतर है। लेकिन आपका व्यक्तिगत अधिकार है, आप खुद भी नोट्स बना सकते हैं। आशीष कुमार कमेंट नहीं आ रहे हैं क्या सर? नहीं भाई आ रहे हैं लेकिन थोड़ा सा पढ़ाने में ज़्यादा लीन हो जाता हूँ, इसलिए कमेंट देखने का वक्त नहीं मिलता है। खैर चलिए अब इसको यहीं पर रोकते हैं क्योंकि क्लास भी है मेरी ऑफलाइन। तो मुलाकात होगी कल फिर 5 बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, अपना ख्याल रखिए और परिवार का ध्यान रखिए।